हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीट का लेक्चर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। तो नीट पीवाईक्यूज है बच्चों आज के हमारे टॉपिक के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा ये। पीछे वाले 29 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे जेई बेस्ड थे। आज का लेक्चर हमारा नीट बेस्ड है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, जो 2017 में आया था। कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जो थोड़ा बहुत डिफर है एक दूसरे से अलग है। एक के ऊपर चार्ज है -E और एक के ऊपर चार्ज है E+ΔE। ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस दिए हुए हैं। तो फिर कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg और Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो बात आ गई एटम्स की, पहले एटम बनाते हैं। तो आंसर नंबर 30 है बच्चों। एक हाइड्रोजन एटम बना लिया, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम बना लिया। एक दूसरे से दूर है ये डी। एक पे चार्ज है, सेंटर पे हो गया E+ΔE, क्योंकि ये हमारा प्रोटॉन है, अंदर है इसके। बाहर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये भी कितना हो गया हमारा E+ΔE। बाहर कितना हो गया हमारा -E। क्लियर है? अब सिस्टम पे चार्ज कितना है, मतलब एक एटम पे चार्ज कितना है टोटल, दोनों को ऐड करा दो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? माइनस का E प्लस का E+ΔE। E से ही कैंसिल हो गया, तो मतलब एक एटम पे चार्ज हो गया ΔE, दूसरे पे कितना हो गया? ΔE। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी इन दोनों पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 ΔE Q2 ΔE डिवाइड बाय d²। समझ में आ गया? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इसको पढ़ो। इफ द नेट फोर्स Fe एंड Fg बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो क्या है? 0 है। मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, बैलेंस्ड है। एक दूसरे को ना तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ये रिपेल कर रहे हैं, मतलब बैलेंस्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स G मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय d²। तो हाइड्रोजन एटम की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज रखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे के बैलेंस्ड हैं, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे, वहीं रुके हुए हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो। फिर क्या पूछता है? फिर कहता है कि ΔE की वैल्यू बता दो किस ऑर्डर की आएगी। अब आपको इन दोनों को इक्वेट कराना है और जो कांस्टेंट्स होते हैं या जो वैल्यूज हैं उसको पुट करो, सिंपल मैथ लगाओ, सोल्व करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। क्या कहता है ये? दोनों को बैलेंस कर दो। तो क्या है बैलेंस के अंदर? K ΔE का होल स्क्वायर हो गया, 2 बार है, अपॉन में d², G मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का होल स्क्वायर डिवाइड बाय d²। ये इससे कैंसिल हो गया। K को क्या बोलते हैं हम लोग? 9 × 10⁹। ये क्या है? ΔE। इसकी वैल्यू तो निकालनी है। G क्या होता है? 6.67 × 10⁻11। यही होता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। mH की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 1.6 × 10⁻27 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो ΔE की वैल्यू क्या आ गई? ΔE का होल स्क्वायर लिखो इज इक्वल्स टू, पहले इसकी 0 देखो। इसकी 0 कितनी है? 2, मतलब 10 की पावर -27 है, तो 2 बार कितना हो गया? -54। ओके, 6.67 × 10⁻11 इंटू 2 बार लिखो 1.6 × 10 की पावर -54। ठीक है, 27 दूनी 54, -54। साफ लिखते हैं इसको। चलो अब इसको डिवाइड कर देते हैं 9 × 10⁻9 से। ओके, अब यहां पे जाकर के बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं देखता हूं क्लास में क्या कहते हैं, कहते हैं सर ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें। सिंपल तरीका है, सबसे पहले ना 10 की पावर को सॉल्व करो, पावर वाले पहले सॉल्व करो। तो क्या है पावर वाले हमारे पास? ΔE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
-11 -54 माइनस माइनस प्लस बेस सेम है तो 6.67 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 9, ये 9 ऊपर आ जाएगा, ये 9 जब ऊपर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा ये 10 रेज टू द पावर -9 इंटू -11 इंटू -54, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई सारी की सारी। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 54 और -11 और क्या हो गया -9, तो डेल्टा E इक्वल्स टू का स्क्वायर है तो 6.67 इंटू में इसका पॉइंट हटा लो, इसका पॉइंट हटा लो, 16 कितना होता है 256 डिवाइड बाय 9 इंटू इन दोनों का पॉइंट हटाया 100 आ गया, तो इंटू में इसकी जीरो कितनी होगी 54 10 की पावर -9 और -20 और माइनस का 54 कितना हो गया ये 54 -20 कितना हो गया -74, 6.67 इंटू 256 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर, अब ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस में हो जाएगा तो इसको नहीं लिखते हम, पावर सीधा लिख लेते हैं। कितना हो गया ये इंटू में 10 की पावर -76, ठीक है ना, -54 -20 -74, नीचे वाला 100 ऊपर गया, -2 और उसमें ऐड हो गया तो -76, ठीक है। ओके, तो ये डेल्टा E है, स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में है ये, तो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो ये सारी टर्म रूट में जाती है, रूट में ले लो इसको, ये आ गया रूट में, ठीक है। ओके, अब इसका आ जाएगा आंसर बाहर 3, ये आ जाएगा बाहर 16, बच गया हमारा ये 6, इसको भी अभी देखते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, इसको मिटो रहा हूं बच्चों। तो डेल्टा E की वैल्यू कितनी आ गई 6.67, रूट में रहने दो, बाकी सारा रूट से बाहर निकाल लो, तो इंटू 16 डिवाइड बाय 3 इंटू कितना हो गया 10 की पावर 76 है, तो 76 का पावर 1/2 हो गया, तो 76 को डबल कैसे लिख सकते हैं आप, 38 लिख सकते हैं ना, 38 का स्क्वायर करूंगा, फिर उसका रूट है, उसकी पावर 1/2 लिख लेता हूं, ऐसे ही है ना। तो मैंने इसको बना लिया, ये इससे कट गया, अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता तो आपको कंफ्यूजन होता कि मैं इसको -38 क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ गया ना, ये कट गया इससे। अब लिख लो इसको, कितना बन गया ये 6.67 रूट में डिवाइड बाय 3 इंटू 16 इंटू में 10 की पावर -38, ठीक है। तो हमसे ऑप्शन क्या पूछे हैं इसके कि ये किस ऑर्डर का है, 23 37 47 20, हमारी आ रही है 38। अब देखो बच्चों यहां से आइडिया तो हो ही रहा है ना कि आंसर तो यही होएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से अगर मैं इसको हटाता हूं इसको, तो ये रूट के अंदर इसको बाहर लिख लूं, रूट में 100 आ जाएगा ना, तो ये कितना बनेगा 667 डिवाइड बाय 10 रूट, तो ये कितना हो गया 3.3, ये यही होगा ना 3.3 नहीं 3.3 ही होगा, 3 पे काटो इसको, 3 पंजे 15 5 और 1 आ गया 3 3 9, ठीक है। तो ये रूट में है इतनी बड़ी वैल्यू, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप अप्रोक्सीमेट, इसमें एक वैल्यू हमारी घटेगी, तो अप्रोक्सीमेशन जो होगा हमारा 10 की पावर -37 आएगा, नियर बाय है ना, नियर बाय वैल्यूज है हमारी, समझ में आ गया। अब 667 का रूट फाइंड आउट करना, मतलब ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, यहां से आप इसको सोच सकते हो। अब देखो इसमें इतनी जीरो तो कम नहीं होगी ना कि 23 हो जाएगा, और 10 जीरो बढ़ेंगी भी नहीं कि हमारा इसमें 47 हो जाएगा, तो नियर बाय ऑप्शन क्या है 7, क्लियर है। तो ऑप्शन क्या आ गया बी, इतना तो आप सोच ही सकते हो यहां तक। ओके, अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट पढ़ो, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30 रब कर रहा हूं बच्चों, जगह बन जाएगी थोड़ी। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 2 पिच बॉल है, ठीक है, 31 में 2 पिच बॉल्स है हमारे पास, 2 पिच बॉल्स,
दे आर सस्पेंडेड एंड दे आर चार्ज्ड, सस्पेंडेड इक्वली चार्ज सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक यहां से इसको बांध दिया, ये देखो चार्जेस हैं। अब देखो सोचने की बात है, अब ये बॉल सेम चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे रिपेल करना स्टार्ट हो जाएंगी, यही होगा ना, ये रिपेल हो गई। अब ये इक्विलिब्रियम में हो गई, सस्पेंडेड मतलब लटकी हुई है और इक्विलिब्रियम में है, कितने डिस्टेंस पे है, y पे, सेपरेशन कितना है, r है, ठीक है। फिर क्या कहता है, नाउ द स्ट्रिंग्स आर क्लैम्प्ड एट हाफ हाइट, अगले डायग्राम में देखो जो स्ट्रिंग्स हैं वो हाफ हाइट के ऊपर बांध दी गई हैं। अब इसके अंदर सेपरेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ r, हमसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले y हाइट पे है, सेपरेशन है r, फिर नीचे कर दिया आधा, ठीक है, तो आपसे पूछा सेपरेशन कितना हो गया, क्लियर हो गया। हमारा आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ r आएगा, बाकी हमारे को कुछ नहीं दे रखा इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, कंपोनेंट्स आने चाहिए। आंसर देखो इसका, ऊपर से शुरू करते हैं। आंसर नंबर 31, तो यहां पे बच्चों हमने स्ट्रिंग बना ली, इनके बीच में फोर्स, ये एंगल थीटा ले लो, ठीक है, ये एंगल थीटा ले लिया, पहले हाइट है y और ये डिस्टेंस कितना है हमारा इनके बीच में डिस्टेंस है हमारा r। तो यहां पे टेंशन का कंपोनेंट बन जाएगा ना, क्योंकि टेंशन इसको क्या हो रहा है, जब ये इधर की तरफ है तो नीचे की तरफ तो मास जाएगा ना, वेट जमीन पे एक्ट करता है, और ये रुकी हुई है तो इधर की तरफ कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन का एक कंपोनेंट ये थीटा, टी कॉस थीटा, तो ये इधर जाना चाहता है बट जा नहीं पा रहा, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो टी साइन थीटा। तो इस डायग्राम के हिसाब से टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, चार्जेस क्यू मान लो इसको, क्यू, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, लेट द चार्ज क्यू, और टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, mg, इन दोनों को डिवाइड कर दो। 95% क्वेश्चंस में ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं, tan बनाते हैं, याद रखना इस चीज को, tan थीटा, ये t से t कट गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर mg, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा, अब यहां पे हमें tan थीटा की वैल्यू और निकाल लेनी चाहिए, tan थीटा की वैल्यू और निकाल लो। tan थीटा क्या होता है, ये ट्राइंगल है ना बच्चों, ये देखो ट्राइंगल बन गया, बाहर बना लेते हैं ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये हाइट y है, ये कितना हो गया r/2, तो जिसके साथ एंगल होता है वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इक्वेशन नंबर 1 अभी नाम नहीं देते, पहले इसको और सॉल्व कर लो। परपेंडिकुलर कितना है, r/2 और बेस कितना है y, इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर mg, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया। ये तो था डायग्राम नंबर 1 की बात। अब बात करते हैं डायग्राम नंबर 2। हाइट आदि करिए ना, बाकी तो सब सेम है, हाइट आदि करिए ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाली जो चीज है ये चेंज हो जाएगा, एंगल बन जाएगा थीटा डैश, सेपरेशन हो गया आर डैश, क्लियर है। कंपोनेंट सेम बनेंगे, डिवाइड सेम करोगे, थीटा की जगह थीटा डैश कर दो, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर पहले मान लो 10 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर चेंज हो गया तो एंगल ऑफ सेपरेशन बदल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने यहां किया, तो यहां क्या था tan थीटा, तो हम यहां लिख देंगे tan थीटा डैश, थीटा बदला, इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर, बच्चों आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन नया हो गया अब, और क्या है mg, मास सेम रहेगा, सब सेम है, और ट्राइंगल क्या बनी हमारी, ये वाली ट्राइंगल बाहर बना लेते हैं, थीटा डैश y/2 r/2, समझ में आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर इज r/2, बेस कितना है y/2 2 ऊपर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश का स्क्वायर mg, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं, यहां 2 डिवाइड बाई 1, यहां r डैश आएगा बच्चों, r डैश, ठीक है, क्योंकि नया सेपरेशन है, r डैश, 2 डिवाइड बाई 1, तो r डैश डिवाइड बाई y, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो r यहां आएगा, 2y ऊपर चला जाएगा, देखो r बाई 2y यहां लिखूंगा तो 2y यहां से ऊपर चला जाएगा ना, इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई r डैश का स्क्वायर mg, अब ये वाला डिवाइड बाई KQ स्क्वायर, r स्क्वायर mg ऊपर, r स्क्वायर mg ऊपर, mg से mg कैंसिल, KQ स्क्वायर से KQ स्क्वायर कैंसिल, y से y कैंसिल, और बस r उधर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो बचे हुए चीजें लिख लो पहले, r डैश, यहां r डैश का स्क्वायर है, ये इधर आ गया, r डैश का क्यूब बन गया, इक्वल टू ये r इधर चला गया तो r का क्यूब हो गया, 2 नीचे आ गया, समझ में आ गया। r डैश निकालना है तो यहां से क्यूब रूट दोनों तरफ कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 2 के ऊपर पावर नहीं है तो 2 की पावर क्यूब बन जाएगी, मतलब क्यूब रूट बन जाएगी, तो क्या आंसर आ गया, r डैश इक्वल्स टू r डिवाइड बाय 2 क्यूब रूट। 2013 का क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। टेंशन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने टेंशन वाले क्वेश्चंस में टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ टेंशन को कंपोनेंट में डिवाइड करना है, ठीक है, मैं वो वाली टेंशन की बात कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन के कंपोनेंट बनाओ और उसके बाद tan थीटा बनाओ, दूसरा इक्वेशन दे रखा हो तो वहां से tan थीटा बनाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 डायग्राम में 2 tan बन गए, ठीक है। कई बार इसके सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आप जेईई में मैंने लिखा हुआ है, इसमें थंबनेल होगा, एक दूसरा तीसरा वीडियो होगा, टेंशन वाले क्वेश्चंस वो लिखा होगा, वो क्वेश्चन देखना, उसमें भी ऐसे मैंने बना रखे हैं, बट वो सिंगल डायग्राम वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जो कि 2023 में आया हुआ है नीट के अंदर। क्या कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन। गॉस थ्योरम के हिसाब से जो हमारा यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द सरफेस, क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द शेप ऑफ द सरफेस एंड द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है ये, इसकी डेफिनेशन में ही इसका आंसर होता है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन में ही इसका आंसर है। देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए बोला जाता है कि नीट वाले बच्चे एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बेसिक चीजें आ जाती हैं सारी, ये बेसिक सवाल है, बेसिक मतलब फंडामेंटल थिंग है आपकी। तो जितना चार्ज एक सरफेस के अंदर होगा उस चार्ज का सम कर देंगे हम लोग और उसको 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही फ्लक्स होता है हमारा। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, Q एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सो द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, चार्जेस को क्या बोलते हैं, Q एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो Q एनक्लोज्ड, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर आ गया। 2023 का सवाल देखते ही आंसर आना था इसका। अगला सवाल कहता है कि इफ E डॉट ds ओवर अ क्लोज सरफेस, E डॉट ds क्या होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। फ्लक्स 0 कब होता है? अब जिस बच्चे को ये चीज नहीं पता E डॉट ds क्या होता है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। अगर E डॉट ds आपको पता है, बेसिक थिंग्स हैं, क्या होता है, फ्लक्स होता है, तो इसको यहां लिख दें, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds ओवर द एनक्लोज सरफेस इक्वल टू ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्लक्स 0 कब होगा, फ्लक्स 0 कब होता है, आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए। अब यहां पे E डॉट ds में एंगल वाला तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं यहां पे, तो आपको ऑप्शंस पढ़ के ध्यान से इसका जवाब देना है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्स तो होगा वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इट। जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी लाइनें बाहर जा रही हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इज कांस्टेंट। तो फ्लक्स जीरो होने की सिचुएशन क्या है? एक तो ये सिचुएशन होती है जब हमारा थीटा जो होता है E और ds के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है। क्यों? E डॉट ds क्या होता है? E ds cos थीटा। थीटा 90 बना तो आंसर आ गया 0। समझ में आ गया? इसका मतलब वो लाइंस उसको कट नहीं कर रही। अब यहां पे हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो तीसरे ऑप्शन को देखो एक बार, क्या कह रहा है? जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी लाइनें जा रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है? फ्लक्स क्या करता है? नंबर ऑफ लाइंस को मेजर करता है जो कट करती हैं सरफेस को। अब जितनी लाइनें कट कर रही हैं उतनी लाइनें बाहर चली जा रही हैं। समझ में आ गया? तो फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल्स टू फ्लक्स लीविंग। सी द नंबर ऑफ लाइंस आर एंटरिंग इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लाइंस आर लीविंग। जैसे डाइपोल, आप एक डाइपोल को रखते हो एक सरफेस के अंदर, तो डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव तो है ना उसके पास, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इक्वल अमाउंट की, और माइनस में अंदर आ रही हैं, तो जितनी जा रही हैं उतनी अंदर आ रही हैं, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। ये ऐसा सोच के कर सकते हो आप। अगला सवाल, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इसको। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पहला ऑप्शन। दूसरा, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। तीसरा ऑप्शन, एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस। एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। आपको क्या ऑप्शन लगता है इसका? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना इसका, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूं। अब जो बच्चे मेरे बताने से पहले कमेंट कर देंगे इसका, देखिए क्या कहता है ये। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे H2O, HCl। अब पोलर और नॉन पोलर दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये किसी भी मॉलिक्यूल में एक दूसरे को सेंटर पे कोइंसाइड ना करें, मतलब प्लस और माइनस के बीच में कोई गैप हो। प्लस और माइनस में गैप होना जरूरी है, तो पोलर में ये गैप होता है। तो अगर पोलर में गैप होगा तो Q इंटू 2A P, ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर Q तो है ही है, 2A इज ऑलवेज, 2A हमेशा होगा, तो P की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, डाइपोल मोमेंट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका P नेट, जो P नेट है, P नेट वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मतलब डाइपोल मोमेंट होगा। समझ में आ गया? अब नॉन पोलर की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेंटर पे मिलता है, कोइंसाइड करता है। डिफरेंस बता रहा हूं मैं इनके अंदर। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, और हमारे पास ये एक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल पास, ठीक है। पॉजिटिव, ये मार्कर के साथ फिंगर पॉजिटिव सिंबल बन रहा है, ये नेगेटिव, ये एक दूसरे के पास हैं, तो इनके बीच में सेपरेशन नहीं है। समझ में आ गया? तो 2A की वैल्यू 0 हो गई। अगर 2A की वैल्यू 0 है तो P की वैल्यू Q इंटू 0, P कितना आ गया? 0। तो नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट 0 होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, दोनों ही केसेस में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। समझ में आ गया? तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैज द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, नीट 2021 में क्वेश्चन आया था बच्चों। समझ में आ गया? तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करो, जितना हो सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया रैंक। बाय बाय बच्चों।